बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं क्लैश। मैं इमरान ख़ान हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अफ़गानिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से, उन पर हमें बात करनी है। आज के प्रोग्राम में स्पेशल मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम इस ख़ित्ते की सूरत हाल देखें तो सिर्फ़ एक आदमी था जिसका मौक़िफ़ कॉन्स्टेंट रहा, यानी काबिल ज़िक्र बंदों में अगर मैं बात करूँ। बहुत सारे और लोग भी अपना मौक़िफ़ देते हैं, यानी ऐसा भी हुआ कि हमारे इदारों की पॉलिसी बदलती रही, ऐसा भी हुआ कि हमारी हुकूमतों की पॉलिसी बदलती रही, ऐसा भी हुआ कि जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी पॉलिसी बदलती रही। अमेरिका पहले कुछ सोचता रहा, फिर उसका सोचने का अंदाज़ बदलना शुरू हुआ, बयानात बदलना शुरू हुए, रफ्ता रफ्ता उन्होंने इनखला की बात की और फिर वो कुछ और कहकर चले गए। जब आए थे तो कुछ कह रहे थे, जब यहाँ पे ज़मीन पे आए फिर कुछ और कह रहे थे, और जब इतना अरसा स्टे किया तो कुछ और कह रहे थे, और जब यहाँ से जा रहे हैं तो कुछ और कह रहे हैं, और अब तो कुछ कहने के काबिल भी नहीं रहे। लेकिन सिर्फ एक पॉलिटिकल शख्सियत है काबिल ज़िक्र जिसका स्टेटमेंट कभी तब्दील नहीं हुआ, और वो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब। मैं आपको गुज़िश्ता लगभग 20 साल का रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, और दर्जनों ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें इमरान ख़ान साहब ने एक मौक़िफ़ पेश किया अमेरिका को लेकर। लेकिन एक मैंने छोटा सा चंक काटा है चंद वीडियोज़ का, जो उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले किए हैं ज़्यादातर, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो वज़ीर आज़म बनने के बाद मिले, तो उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। जी नाज़रीन, इस तरह के दर्जनों स्टेटमेंट मैं आपको सुना सकता हूँ जो पहले दिन से लेकर अब तक इमरान ख़ान साहब दे रहे थे। ये उनकी क्लैरिटी थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ देने को तैयार क्यों नहीं है। फजल रहमान साहब ने खुशामदीद किया है तालिबान को, उनके बारे में एक मौक़िफ़ उन्होंने दिया है। बड़ी अच्छी बात है कि उनको लगा कि ये बात ठीक है, उन्होंने वो बात कह दी। लेकिन इस रजीम चेंज पे, वहाँ अशरफ गनी के भाग जाने पर और इस किस्म की एक बहुत बड़ी तब्दीली पे खित्ते के तमाम ममालिक अपना अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। सबकी कोई ना कोई उसके ऊपर स्टैंडिंग है, लेकिन मैंने देखा कि PMLN की स्टैंडिंग कोई नहीं है, खामोशी है उनके कैंप में। जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ अब तक तो मैंने नहीं देखी, और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कोई चीज़ बड़ा क्लियरली कहते हुए अभी तक नहीं सुना। तो ये क्लैरिटी क्यों नहीं है? कौमी असम्बली का इजलास होना चाहिए, वहाँ पे पॉलिटिकल लोगों को बात करनी चाहिए, लेकिन एक नेशनल पॉलिसी के तहत या अपनी अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी के तहत लीडर्स को इसमें बात करनी चाहिए। PMLN के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं, पीपल्स पार्टी के लिए, PTI के लिए, पाकिस्तान को लेकर आने वाले दिनों में हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं हमारे हमसाये में होने वाली तब्दीली पर, ये है आज का बड़ा सवाल। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कर रहा हूँ ब्रिगेडियर अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और एजाजुल हक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत शुक्रिया आपको भी ज्वाइन करने के लिए। एजाजुल हक साहब, आपने PMLN के साथ बहुत काम किया है। नवाज शरीफ साहब की क्या मजबूरी हो सकती है, यानी थोड़े दिन पहले वो अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बुलाकर अपने घर में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं उस आदमी से जो पाकिस्तान को गाली देता है। लेकिन अब इस वक्त वही मियाँ नवाज शरीफ साहब एक इतनी बड़ी तब्दीली के ऊपर उसकी मुखालफत या उसके हक में या सिचुएशन के मुताबिक कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। क्या उनको ख़तरा है कि बरतानिया नाराज़ हो जाएगा, या उनको ख़तरा है कि उनका राइट विंग का जो वोट बैंक है वो नाराज़ हो जाएगा अगर दूसरी तरफ की बात की? तो सिचुएशन क्या है उनके लिए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त ना राइट पे हैं ना लेफ़्ट पे हैं। वो इस वक्त एग्ज़ाइल में है, और एग्ज़ाइल में होते हुए एक फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर, और वो फ्रस्ट्रेशन इस तरह निकल रही है कि हमारे अदारों को भी उन्होंने बुरा भला कहा। उसके बाद आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़, चीफ ISI के DG के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ज़बान दराजी की, फिर और तो बहुत कुछ करना था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नीचा दिखाने के लिए, या अपनी ऐसी पोजीशन बनाने के लिए कि वो किसी बारगेनिंग उसके अंदर आ जाएं। हाल ही में आपने खुद ही कह दिया अब्दुल्ला को, जो अफ़गानिस्तान का सिक्योरिटी एडवाइज़र था, जिसने पाकिस्तान को वो अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि अब्दुल्ला के, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता टेलीविज़न के ऊपर जो उसने पाकिस्तान के बारे में कहा। अगर आप कह सकते हैं तो आप ज़रूर कह दें। और फिर 2 दिन के बाद आप देखेंगे लंदन के अंदर वो बैठे हुए हैं, वो किसको पैगाम दे रहे थे? वो ना अमेरिका को पैगाम दे रहे थे, ना बरतानिया को दे रहे थे, वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ये कर रहे थे। और मैंने ये कहा कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को, और अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने। वो ये कि वो चाहते हैं कि इसको लेकर जाएं पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जाकर जिस तरह
सऊदी अरेबिया का इशू पार्लियामेंट में ला के ना हमने कोई फैसला किया और सऊदी अरेबिया को नाराज़ कर दिया। पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा है इस तमाम तब्दीली के अंदर। पाकिस्तान वो जो था एक कॉन्ड्यूट था जिसने कि ये मुज़ाकरात सारे दोहा के अंदर करवाए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा किरदार था इसके अंदर, जो कि अमेरिका के कॉन्फिडेंस में लेकर उन्होंने ये अदा किया, क्योंकि उनका एक तालिबान के साथ एक इन्फ्लुएंस था, वो इज़्ज़त करते थे, वो एतबार करते थे। तो ये सारे खेल के अंदर अभी तक पाकिस्तान का भी देखें स्टांस मुझे कोई नज़र नहीं आया। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ये कहते रहे कि जी वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाए, वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाए, पहले इसकी रट लगाते रहे। अब वो कह रहे हैं हम बाकी दुनिया को देखेंगे कि वो क्या करती है इसमें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को लीड लेनी चाहिए थी, पाकिस्तान को टर्की को कन्विंस करना चाहिए था, पाकिस्तान को जीसीसी को कन्विंस करना चाहिए था, पाकिस्तान को ईरान को कन्विंस करना चाहिए था। जब चाइना ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है और रूस उनके साथ बातचीत कर रहा है, यूरोपियन यूनियन ये कह रही है, बरतानिया ये कह रहा है कि हम तालिबान के साथ बात करेंगे, लेकिन क्या बात करेंगे उनके साथ। देखिए अमेरिका ने तो बरतानिया तो इवन दुनिया को लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि बोरिस जॉनसन ने कि खबरदार कोई भी इनको तस्लीम ना करे। बरतानिया तो मुखालफत कर रहा है। हाँ, अमेरिकन ने कहा कि तालिबान के कंडक्ट को देखते हुए इनके साथ बातचीत का फैसला किया जा सकता है। अच्छा, मैं एक बात इमरान साहब मैं कहूँगा इधर कि अमेरिका ने तो तालिबान को तस्लीम इसलिए कर लिया था कि दोहा मुज़ाकरात में अगर वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे तो इसका मतलब उन्होंने तस्लीम कर लिया था कि ये मेजॉरिटी है, ये हैवी वेट्स हैं, इन्होंने अफगानिस्तान का फैसला करना है। वरना अमेरिका को क्या ज़रूरत थी कि दोहा में उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करते। ठीक है, एक जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक पॉलिटिकल ताकत के पे तस्लीम करना, एक रजीम चेंज के तौर पे तस्लीम करना, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के तौर पे तस्लीम करना एक अलग बात है। एक बहुत बड़े फाइटिंग ग्रुप और एक मुखालिफ फोर्स के तौर पे कबूल करना एक अलग बात है। अमेरिका ने पहले उनको तस्लीम किया और उनके साथ मुज़ाकरात किए, अब वो एक बहुत बड़ी अहम पोजीशन में आ गए हैं। फ्यूचर का सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनको कौन तस्लीम करेगा, कौन नहीं करेगा। आपको क्या लगता है सर कि वेस्ट के लिए इबरतनाक शिकस्त के बाद जब सारे अखबारात उनकी ऐसी तैसी फेर रहे हैं, जब बदनामी उनके गले पड़ी है, वो मज़ीद ऐसा कर सकते हैं कि तालिबान को तस्लीम करने आते ही, या टाइम लेंगे? नहीं, इसमें अभी वक्त लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वक्त इसलिए लगेगा कि ये अभी एक पहला स्टेप हुआ है। तालिबान की ये डिमांड थी कि अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, वो हटाया जाए, उसको प्रेसिडेंट न रखा जाए, यानी प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया जाए। ठीक है, वो हो गया। अब आना है वक्त बातचीत का, जो गालिबन अब वो कहते हैं उन्होंने कुछ शुरू की है। असल चीज ये है कि जो पहला आइन था वो तालिबान ने माना नहीं था। अब एक आइन बनाया जाना है जिसमें तालिबान अपनी जिस तरह का हुकूमत का सेटअप वो चाहते हैं या जिस तरह वो बनाना चाहते हैं, वो चीज जो है वो डिस्कस की जाएगी, और क्या दूसरे सारा कुछ वो कबूल करेंगे, बाकी स्टेक होल्डर्स। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो उसके ऊपर जब उनका कोई अगर इत्तेफाक राय हो जाता है, फिर शराकतदारी की बात आएगी। मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स भी हैं और माइनॉरिटीज भी हैं। अब हर कोई शराकतदारी चाहता है, हुकूमत में हिस्सा चाहता है। उनको क्या दिया जाएगा, वो मुतमईन होंगे या तालिबान नहीं देना चाहेंगे, ये इशू अभी डिसाइड होना रहता है। उसके बाद ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि ज़बानी तो इन्होंने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड पुराना इतना खराब है उनके नुक्ता निगाह से या उनके अपने मेयार के मुताबिक कि हमें वक्त चाहिए देखने के लिए कि वाकई जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। तो ये इश्यूज अभी हैं जिनको डिसाइड करना है, और उसके बाद किसी ने इनको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, बातचीत सब इनसे करेंगे, पाकिस्तान भी इनके साथ राब्ता रखेगा, आम डीलिंग्स वगैरह होती रहेंगी। सिर्फ ऑफिशियल या आप कह लीजिए कि बाकायदा जो रिकग्निशन होती है वो नहीं होगी। चाइना भी इसी तरह करेगा, रशिया भी करेगा। इनको हौसला रहेगा कि ये लोग साथ हैं, लेकिन फॉर्मल रिकग्निशन जो है वो तब होगी जब तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड आ जाएं। अगर ये नहीं होता तो अफगानिस्तान स्टेबल नहीं रहेगा। बाहर के मुल्कों को कोई ना कोई प्रॉक्सी यहाँ मिल जाएगी। आप यूं ले लें कि ये अफगानिस्तान का, हम कहते हैं जी अमेरिका यहाँ अमन ला के तो फिर जाना चाह रहा था, वो स्टेबिलिटी चाहते थे, उन्होंने तो कोशिश की ही नहीं। हम बार बार कहते रहे कि भारत स्पॉइलर है,
हम बार बार कहते रहे कि अशरफ गनी स्पॉइलर है, अमेरिका का इन पे इख्तियार था, इनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन अमेरिका ने वो इन्फ्लुएंस इन पे इस्तेमाल नहीं किया। जब उन्होंने अशरफ गनी को और अब्दुल्ला को इकट्ठा करना था तो फौरन कह दिया कि भाई 2 बिलियन हम तुम्हारा बंद कर रहे हैं, हम नहीं देंगे, साथ ही इकट्ठे हो गए वो। अगर ये मुज़ाकरात के लिए नहीं हट रहा था तो उसको कहते भाई आपके गेट बंद कर रहे हैं हम, परे हटो, लेकिन वो इन्होंने किए ही नहीं। नतीजा ये है कि वो स्पॉइल करते रहे। जो सरप्राइज अमेरिका को मिला वो ये है कि वो नहीं जानते थे कि इतनी जल्दी यहाँ स्टेबिलिटी सी आ जाएगी। अब एक पारसी सही लेकिन एक स्टेबिलिटी है, वो यहाँ पे देखना चाह रहे थे कि ये सिविल वॉर होनी है, खूब खुल के हो। उसके लिए वो आपको बार लेकिन जनरल साहब अगर यहाँ पे सिविल वॉर हो जाती तो दुनिया को पाकिस्तान को मिलाइन करने का बड़ा मौका मिलता। ये तो हमारे लिए भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि फटाफट निपट गया मामला। ये तो है, वो हमारे लिए तो है, लेकिन बात मैं अमेरिका की कर रहा हूं कि उसके मकासद क्या थे। वो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी या सिविल वॉर क्रिएट करता, उनको बड़ी तवक्को थी कि ये होगा। उन्होंने आपको कहना शुरू किया कि अपनी सरहदें खुली रखें ताकि बंदे आ सकें इधर। उन्होंने आपको भी ख्वार करना था। क्या अमेरिका 20 साल ला के इतना पैसा लगा के इसको स्टेबल करके चाइना के लिए छोड़ जाता? वैसे दुनिया में पैसा खर्च कर रहे हैं, क्वाड बनाई, चाइना को कंटेन करने के लिए टकरे मार रहे हैं, तो यहां सारा कुछ करके आके उसको पकड़ा जाते कि आप भी अपना सीपैक आगे ले जाओ। ये उनकी नीयत ही नहीं थी। उनको जो सेटबैक हुआ है, उनको जो परेशानी हुई है, जो उनको धचका लगा है, वो ये है कि हुआ क्या। असल चीज जो वहां पे हुई है कि ये हुकूमत, ये सेटअप जो इसके अवाम इसके साथ नहीं थे। पहले हमेशा यहाँ पे पहले तालिबान के साथ जब जंग हुई, अमेरिका ने तो बॉम्बिंग की थी, लेकिन लड़ाई लड़ी थी मलेशिया ने। इस्माइल खान की मलेशिया थी, दोस्तम की मलेशिया थी, फिर मलेशिया थी अताला नूर की। आज वो इतने बड़े नाम, वो 10 बंदे नहीं इकट्ठे कर सके, अवाम साथ नहीं थे उनके। नतीजा ये हुआ कि वो खुद माफिया, वो दोस्तम भाग गया और दूसरे ने सरेंडर कर दिया, इस्माइल खान, जो लॉयन कहलाता था रात का शेर। वजह ये है कि अवाम आज साथ नहीं थे। अवाम को पता था कि ये सब चोर है, अशरफ गनी से लेके नीचे तक ये माल बनाते रहे हैं और प्रॉक्सीज हैं, कोई इंडिया की कोई किसी की, और इन्होंने काम मुल्क के लिए नहीं किया, ये अपने लिए कर रहे हैं। ये गद्दार हैं, ये किसी के सहारे बैठे हुए हैं, अमेरिका के सहारे, और इनका और अपना इनका है कुछ नहीं। तो नतीजा ये कि जब अमेरिका निकला, तालिबान चले, तो दुनिया ने कुछ नहीं किया, ना फौज हिली, ना लोग हिले। फिर लोगों में ये भी एक फीलिंग है कि अमेरिका ने तो किसी न किसी दिन जाना था, तालिबान ने तो यही रहना था ना। अगर तालिबान इनसे बदला लेना शुरू कर देते, आज तो उन्होंने माफी दे दी, लोग डरे हुए थे कि ये बाद में हमसे बदले ना लेने शुरू कर दें कि फलां ने अमेरिका का साथ दिया था, फलां इंटरप्रेटर था, फलां था। तो लोग बहुत सारे उस डर की वजह से भी वो तालिबान को फंड नहीं करना चाहते थे। अब ये जब हो गया वाकया, तो अमेरिका मरा पड़ा। अब उनकी कोशिश, अमेरिका और भारत आगे ये काम शाम जारी रखेंगे कि यहाँ फतूर कैसे पैदा करना है। वो मैं आपको बाद में फिर बताऊंगा। चलें, वो मैं आप पे आता हूँ। एक्चुअली पाकिस्तान की फौज ने स्टडी भारत को किया और आप लोगों ने काम क्या किया साहब? एक ही तो आपने काम किया है। यानी वो मुझे DGISPR की बात समझ आती है कि आपने जो मर्जी पढ़ा हो सारी ज़िंदगी, हमने सिर्फ आपको पढ़ा है 70 साल, और आपको टैकल करना हमें आता है। वो फरवरी 2019 का वाक़या मुझे याद आ गया। बगैर साहब, पहले आप बता देना ज़रा कि भारत क्या इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएगा? देखें, पिछली मरतबा जब वो ताजिकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था ना अफगानिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए, तो उस वक्त उसको रशिया की आशीर्वाद थी वहाँ से। अब इस वक्त तो वो सूरत हाल नहीं है। ताजिकिस्तान तो बिल्कुल अपने आप को अलग करता है, वो रशिया के और चाइना के इन्फ्लुएंस में है वो सारे मुल्क। भारत का बराह रास्त कोई सरहद लगता नहीं है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान में जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं वो भारत को मुंह लगाने को तैयार नहीं है। तो भारत से अमेरिका क्या ले लेगा, क्या हासिल कर सकेगा? पहले आप, बाद में फिर जनरल साहब भी आएंगे इस पे। बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया इमरान। देखें, अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए कि उनके तालिबान ने जो है अपना काबुल को टेक ओवर किया है, लेकिन जो प्रो इंडियन एलिमेंट्स हैं, उनके जो प्रॉक्सीज हैं, उनके जो हमायती हैं, चाहे वो अफगान इंटेलिजेंस NDS में हो, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारों में हो, चाहे वो डिसबैंडेड जो उनकी फौज डिसबैंड होगी जिसको उन्होंने भी बड़ी हद तक, काफ़ी हद तक उन्होंने भी ट्रेन किया है। तो जिस तरह वाइस प्रेसिडेंट साले हैं जिन्होंने कहा कि जी मैं हाजिर हूँ तालिबान के ख़िलाफ़ जो है तहरीक चलाने का, क्योंकि आई बीन द वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी वो लोग मौजूद हैं लोकल इन अफगानिस्तान
जो कि जिनकी लॉयल्टीज अभी भी इंडिया के साथ रॉ के साथ हैं, तो वो उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह तालिबान गवर्नमेंट को, चाहे इंक्लूसिव हो, जो भी ब्रॉड बेस्ड हो, उनको डिस्टेबलाइज कर सके, उनको गैर मुस्तहकम करें। वो लोग अभी मौजूद हैं। तो लिहाजा अभी भी अफगान तालिबान की गवर्नमेंट जब बन जाती है, इनकी भारी जिम्मेदारी है, इनको एक बहुत बड़ा क्लीनअप ऑपरेशन क्लीनअप करना पड़ेगा। अफगान इंटेलिजेंस की ठीक है, काफ़ी लोग जो हैं वो शायद भागे हों फ्रॉम अफगानिस्तान, कुछ इंडिया भाग गए, कोई कहीं बॉर्डर क्रॉस कर गए, लेकिन बाकी लोग जो मौजूद हैं उनमें ये काबिलियत है कि वो उनको गैर मुस्तहकम करें। किस तरह कि कोई इधर हंगामा करा दें, फलां जगह हंगामा करा दें, इनको डिस्टेबलाइज रखें। और जाहिर बात है अमेरिकन के भी जो लॉयलिस्ट हैं वो भी काफ़ी हद तक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं हर लेवल पे। तो ये इतना कोई इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर द अफगान तालिबान गवर्नमेंट कि कैसे इन लोगों को डील किया जाए। और दूसरा मैं यहाँ पे एक बात कर दूँ, आपने शुरू में एक सवाल किया था अपना मोहतरम एजाजुल हक साहब से। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, यहाँ पे जिस तरह आपने इंट्रो में वो अपना इमरान खान साहब की वो वीडियो सुनाई, ये इमरान खान साहब की बड़ी उनकी जो सोच है, उनकी जो विजन है, वो कामयाब हुआ है और ही इज बीन प्रूव्ड राइट। और पूरी दुनिया उसको तस्लीम कर रही है कि हाँ भाई, ये तो 20 साल से यही बात कर रहे थे कि देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन। तो जब इमरान खान साहब की इतनी पजीराई हो, इतनी कामयाबी उनको मिली है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड रीजन में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी, जो कि रवायती उनके सियासी हरीफ बहुत हद तक हो गए, एहतसाब का जो प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से बहुत हद तक उनके वो सख्त अपने हरीफ हैं, वो कैसे जाके यहाँ पे तारीफ करेंगे कि जनाब ये अच्छा हुआ। प्रॉब्लम एक और है ना, प्रॉब्लम एक और है। देखें, नवाज शरीफ साहब का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है बरतानिया में। बोरिस जॉनसन इस वक्त बड़े खिलाफ हैं तालिबान के। मियाँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी इस वक्त खुद, कल मेरे प्रोग्राम में लोग कह कर गए हैं, परसों भी, और वो ये मौक़िफ़ ले रहे हैं, जो MNAs हैं उनके या पार्टी के जो हार्डलाइनर्स हैं, वो कह रहे हैं जी फतह मक्का की याद ताज़ा कर दी तालिबान ने। अब अगर वो तालिबान के हक़ में स्टेटमेंट देते हैं तो वहाँ बोरिस जॉनसन नाराज़ हो जाएगा, वीज़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो यहाँ पर राइट विंग का जो वोट है वहाँ परेशानी पैदा हो जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब तो दोनों तरफ से इस वक्त उनको कोई गोलमोल स्टेटमेंट देना पड़ेगा लगता है। देखिए, उनकी अपनी फैमिली के जो अपने इंटरेस्ट हैं वो मसलते हैं, उनकी अपनी सियासी मसलतें हैं बिल्कुल, और वो सेंसिटिविटीज़ हैं क्योंकि खुद वो पाकिस्तान से फ्यूजिटिव होकर लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ पे पिटीशन दायर हो रही है। तो ही देना वो कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, वो बड़ी मुश्किल में है वहाँ पे। और दूसरा, जहाँ तक JUI का ताल्लुक है, उनकी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने वेलकम किया, उनको मुबारकबाद भी दी है। उनकी आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस हैं। ठीक है सर, देखें जो है वो है ना, उन्होंने खुल के अपना मौक़िफ़ बयान किया, तो ठीक बात है, अच्छी बात है। तो ऐसे वक्त में जहां पे इमरान खान की एक बहुत बड़ी मॉरल जीत हुई है और उनके मौक़िफ़ को पूरी दुनिया सराह रही है, डोंट एक्सपेक्ट द पीपल्स पार्टी एंड द PMLN कि वो आके जनाब तारीफ करेंगे और उल्टा दे नो के इनडायरेक्टली ये इमरान खान की, वो सवाल भी नहीं पैदा होता कि वो ये करें। लिहाजा आप उनको देखेंगे कि वो कोई मीन मेख निकालते रहेंगे, कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट, लेकिन खुल के नहीं आएंगे। तो ये आप उससे को उम्मीद जो है वो आप ना रखें। दूसरा, जहाँ तक इंडियंस की आपने बात की, देखें इंडियंस की अभी भी कोशिश है, वो नहीं चाहेंगे कि बिल्कुल डीलिंक हो जाएं तालिबान के साथ आफ्टर सम टाइम, क्योंकि उन्होंने पहले भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो चाहेंगे कि किसी तरह उनके स्टेक्स रहे, लिंक्स रहे, कोई ना कोई मामला तो रहे। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखें आपने ये जो बात की है, ये अमेरिका की रिकग्निशन को लिंक करना कि फिर वो पाकिस्तान उनकी तरफ देख रहा है, सब इकट्ठे होकर एक मरतबा कंसेंसस होगा तो फिर उनको रिकग्नाइज करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि जब उनकी गवर्नमेंट, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड आ जाती है तो मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान का, रूस का, चीन का, जो ऑलरेडी 3 न्यूक्लियर पावर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे चुके हैं, जिन्होंने अपने एम्बेसीज वहां पे कायम रखी हुई हैं कि वो जरा अमेरिका की तरफ देखें कि अमेरिका पहल करेगा, अमेरिका ऑन बोर्ड आएगा तो जी फिर हम भी रिकग्नाइज करेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड तो होगी, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन एजाजुल हक साहब से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। एजाजुल हक साहब, अफगानियों का जरा थोड़ा मामला मुख्तलिफ है और पश्तूनों से मिलता जुलता है, बल्कि ये खित्ते का ही मामला है पूरे का। ये जो एक ट्रेंड चलता रहा, नस के आजे, ये अशरफ गनी जब भाग गया था,
अब वो जस्टिफाई कर रहा है अपनी पोजीशन को। कल उसने जब सोशल मीडिया पे आया तो कहा जी मैं भाग गया था तो और भी तो लोग भाग गए थे, वो भी आए वापस, और मैं कोई पैसे लेकर नहीं भागा, मैं ना जाता तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाती। सर किसी भी लिहाज से अशरफ गनी अफगानों को कायल कर पाएंगे कि मेरा निकल जाना बड़ी मसलियत और अच्छी बात थी, भाग जाना? देखिए इमरान साहब, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा जो भाग गया वो भाग गया। दोस्तम जो है वो 10,000 लोगों को लेकर गया था, 200 उसमें से हलाक हुए। उसके नायब जैसे ही वो मारा गया तो दोस्तम ने वहाँ से भाग गया, और फिर वो लायन को आपने देख लिया कि लायन का क्या हुआ वहाँ पे। देखिए मैंने कहा था जून के आखिर में, यानी कि 20 तारीख के बाद उनका तालिबान का एक वफ्द आया था। उसके बाद मैंने एक इजाजुल साहब एक सेकंड, हेरात में इस्माइल खान जिसको शेर हेरात कहते हैं, वो लड़ते हुए गिरफ्तार हुआ। उसी की बात कर देखें, वो लड़ते हुए गिरफ्तार हुआ। मेरे दिल में उसकी इसलिए कदर है कि वो गिरफ्तार होने तक उसने लड़ाई की है, वो गिरफ्तार हुआ और उसके बाद फिर तालिबान ने उसको छोड़ दिया। ये उनका बड़ापन है। ये तो बहुत फर्क है गनी से। गनी को उसके साथ तो नहीं जोड़ सकते। देखिए मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि वो गिरफ्तार हो गए, फिर उसको छोड़ दिया। बहुत से लोग जो इस वक्त के हुकूमत में थे अशरफ गनी के साथ, आप देखेंगे चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद वो बहुत से लोग तालिबान के साथ बैठे होंगे, क्योंकि उन्होंने ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनानी है। मैं ये बता रहा था आपको कि जून में जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, जो बातें उन्होंने हमारे साथ की 4-5 घंटे की मुलाकात में, जिसमें हमने उनसे बहुत से सवालात किए, उन्होंने जवाबात दिए, हर्फ पा हर्फ वो बातें सही निकली। माइनॉरिटीज़ को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देने का कहा था, ख़वातीन की पढ़ाई के बारे में उन्होंने कहा था, बच्चियों की पढ़ाई के बारे में, डॉक्टर्स के जो लेडी डॉक्टर्स हैं उनके लिए काम करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि हम माइनॉरिटीज़ को साथ लेकर चलेंगे और हमारे साथ वो खुश हैं, और वही हुआ। फिर ईरान ने अपने हज़ारा को और दूसरों को पैगाम दिए कि आप तालिबान के साथ बात करें। ये वजह थी कि जिस वजह से उनको लड़ना नहीं पड़ा, लोगों ने उनको वेलकम किया, क्योंकि उन्होंने एक ब्रॉड बेस्ड जिसको कहते हैं ना उस तरह से लोगों को साथ लेके चलने के लिए कहा। और अब आप देखेंगे हम तो यहाँ पे मुज़ाकरात कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनकी वहाँ पे कोई हैसियत ही नहीं। मैं तो अभी 2 दिन से देख रहा हूँ यहाँ पर वो आए हुए, एक डेलीगेशन आया हुआ है, वो यहाँ पर इनको मिल रहा है। सब लोग जो पिछली हुकूमत में थे, जो उनकी फ़ौज में थे, जो उनकी बाकी इदारों में थे, वो सब तालिबान के मतहत काम करेंगे और इनके साथ शरीक इक़्तिदार होंगे। वो मेरे ख्याल में 20 साल की लड़ाई में एक ही बात उन्होंने सीखी है, जो मैंने नोट किया है, और मेरा आज भी उनसे राब्ता है, मतलब कि डेली तकरीबन कोई ना कोई ख़बर वहाँ से आती रहती है या हमारी उन तक जाती रहती है। कि एक उनकी मैंने देखा है कि इंटेलिजेंस, बुर्दबारी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो है, सफारतकारी उनकी, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर नहीं हो सकती। आपने देख लिया कि जो उनको ऑफर्स दी गई दोहा के अंदर, अगर कोई टीम होती वहाँ पर बैठी हुई तो फ़ौरन उनकी बेट ले लेती, लेकिन उनको जो 2 ऑफर्स दी थी उन्होंने हमें बताया कि हमने नहीं कबूल की, और आप देख लें कि वो कामयाब हुए इस बारे में। अमेरिका का ये ख्वाहिश थी कि 3.5 लाख फ़ौज जो वहाँ तैयार की है और उसको इतना असला दिया है, इतनी तैयारी करवाई उनसे कि जैसे उनका एक फ़ौजी जो है उस पर उतना ही खर्चा हो रहा था जितना एक अमेरिकन फ़ौजी पे होता है, चाहे उसके गियर हो, चाहे उसकी इक्विपमेंट हो उसके पास। लेकिन वो मर्सनरीज थे, वो नहीं लड़ सकते थे। मैंने 2006 में मुशर्रफ साहब के साथ मैं वहाँ गया था। मैं ज़रा सी बात कर रहा हूँ आपसे। रात को खाने के बाद जब मुशर्रफ साहब के साथ हम बैठे हैं, उस वक्त के ISI के लोग थे, मैं था, हुमायूं अख्तर साहब थे, हमें वो लेकर गए थे वहाँ पे। अफजल जंजुआ साहब थे जो माजी में ISI में रह चुके हैं, जनरल अफजल जंजुआ। तो मुशर्रफ साहब ने सवाल किया कि आपने क्या देखा, आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा जी एयरपोर्ट से निकल कर प्रेसिडेंशियल पैलेस तक, गार्ड ऑफ ऑनर तक, खाने पर मैंने ये देखा कि यहाँ पर मेजॉरिटी का यानी पख्तूनों का तो कोई आदमी नज़र ही नहीं आ रहा। ड्राइवर से लेकर और गार्ड ऑफ ऑनर तक सब माइनॉरिटी के लोगों को लाए हुए यहाँ पे, जो अब उनके साथ मिल जाएंगे। नॉर्दर्न अलायंस के जो लोग थे वहाँ पर कोई पख्तून नज़र नहीं आ रहा था सिवाय करजई के, या उसके 1-2 मतहत होंगे जो। तो उन्होंने, अमेरिका ने ये कोशिश की, अमेरिका ने ये कोशिश ही नहीं की कि उनको साथ लेकर चले। हाँ, उन्होंने हिकमत यार के थ्रू कोशिश की, उन्होंने कोई थोड़ा बहुत कोशिश की कि मुल्ला ज़ईफ़ जो इतने साल वहाँ मुश्किलात काट कर आए थे, जो गुंतानों में रह कर आए थे, कि शायद ये कोई ब्रिज बन जाएंगे उसके बीच में, लेकिन वो लोग नहीं चाह रहे थे कि इस किस्म का मामलात होते वहाँ पे। तो अब भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये देखें, सब जो भी अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका फ़ायदा भी और उसका नुकसान भी पाकिस्तान को है। पहले भी ये होता रहा है, अब भी ये हो रहा है।
पाकिस्तान को बड़ा सोच समझकर फैसला करना होगा, पाकिस्तान को सबको कन्विंस करना होगा। जैसे आपने बताया, इमरान खान ने 20 साल से एक पॉलिसी बनाई हुई थी और आज उनकी पॉलिसी की जीत हो गई है। इसी बात को आगे लेते हुए उनको चाहिए कि इस वक्त दुनिया को कन्विंस करें कि उनको एक्सेप्ट करें। ये कोशिश ना करें कि वहाँ पर फिर एक दफ़ा किसी खाना जंगी हो, चाहे वो भारत करवाने की कोशिश करे। मेरा नहीं ख्याल। देखिए माजी में क्या था, मैं बस थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि माजी में जब हम 1992 में वहाँ गए थे, अहमद यार की और अहमद शाह मसूद की सुलह करवाई थी, जो एक तारीख का हिस्सा है। तो उस वक्त ये था कि बहुत से 7 फैक्शन थे, 7 फैक्शंस में से 3 को साथ मिलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। जब मक्का एकॉर्ड हुआ, उससे अब बाद में जब वापस आए पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो पाकिस्तान आने के बाद जब हम अफगानिस्तान गए तो उन्हीं जो लीडर्स थे उनमें से एक ने मुझे कहा कि एक शख्स सब में, हमारा एक साथी जो है ईरान में रह गया और अब ये एकॉर्ड जो है वो फेल हो जाएगा, और वही हुआ। अब आपने किसको कन्विंस करना है? अब तो सिर्फ एक तरफ अफगान आर्मी थी, एक तरफ तालिबान थे, अब सिर्फ तालिबान है, तो कौन किससे लड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर कोई खाना जंगी होगी और ना ही ऐसा किसी को मौका मिलेगा। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर उन्होंने जो लूप होल्स हैं वो ढूंढे हुए हैं कि कहाँ कहाँ हमारे वीक पॉइंट्स हैं, सॉफ्ट बैलीज कहाँ पर हैं। ये जैसे बलूचिस्तान के अंदर है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीज़ों पर तय हो गई हैं ये हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान और तालिबान के दरमियान। एक, वो दुरन लाइन पे कोई बहस नहीं होगी, बाढ़ के बारे में कोई बहस नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने ये बात कन्विंसिंगली कहा है कि हमारी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर कोई दहशतगर्दी इंशाल्लाह नहीं करेगा। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई हैं सर, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तय हो गई हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये लाइफलाइन वाली बातें हैं, लाइफलाइन वाली बातें। मैं एक ब्रेक, जनरल साहब, इंडिया का क्या रह जाएगा आपसे मैं आके पूछता हूं, और फिर एक और सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो मैंने उठाना है क्योंकि तीनों लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं अफगानिस्तान को और उसके साथ पाकिस्तान के फ्यूचर के रिलेशन पे आपकी नज़र है। तो ब्रेक के बाद एक ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं, बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, इससे पहले के इंडिया सर, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो डिमांड्स आएंगी ना, तो पहली डिमांड यही हो सकती है कि टीटीपी, BLA, BLF, जिनके खिलाफ गनी ने कुछ नहीं किया, हमने कहा कि हम आपको इंटेलिजेंस देते हैं, बट दे डिड नथिंग। तो गनी ने नहीं किया, तो अगर ये नया रिजीम है तो इनको तो करना होगा, और पाकिस्तान के साथ वफादारी और ताल्लुक़ शो करने का उससे बेहतर कोई और वजह हो नहीं सकती। हमने 70 से 80 हज़ार लाशें उठाई हैं सर इन कादों पे। तो आपको क्या लगता है कि तालिबान इस मामले में हमारे साथ कितना कोऑपरेट करेंगे? देखिए, BLA, BRA और TTP हमारा ये कंसर्न है और बिल्कुल हम इसको टॉप प्रायोरिटी देते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज होगा। और अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने जिस इंटरनेशनल गारंटी दी है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी के खिलाफ, तो ये गारंटी दूसरों से कहीं ज्यादा चाइना, पाकिस्तान या रशिया के लिए वैलिड है, इस वजह से कि ये असल तो ये इमीडिएट हमसाए हैं, ठीक है, नेबर्स हैं। लिहाजा ये सब चाहेंगे कि जो तालिबान हैं उनके हाथ मजबूत किए जाएं इस चीज के लिए कि वो अपनी सरजमीन से किसी टेररिस्ट को वहां से एक्टिव ना होने दें। ठीक है, लिहाजा पाकिस्तान भी उनके साथ अपने रवाबत रखेगा। अगर इन चीजों के ऊपर इंटेलिजेंस शेयरिंग जो आप बात कर रहे हैं, अगर वो फॉर्मल एग्रीमेंट भी ना हुआ तो इंटेलिजेंस शेयरिंग चलती रहेगी उनके साथ, ये इसमें रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, असल चीज ये है कि देखें, जो स्पॉयलर्स थे उनका रोल क्या है, और स्पॉयलर जो है वो क्या खामोश बैठ जाएंगे, पहली बात। दूसरा इशू ये है कि जिस तरह तालिबान में बड़ी तब्दीली आई है, अफगान सोसाइटी में भी बहुत तब्दीली आई। अफगान सोसाइटी में जितना मटीरियलिज्म आज आया है वो पहले नहीं था, जितनी करप्शन आज हो गई वहां पे वो पहले नहीं थी। लोगों की लीडर जो वहां पे उनके जो जरगा वगैरह बैठते हैं, उनकी जेबों में जितना पैसा है वो पहले नहीं था। उनका जरिया आमदन यही बना है कि वो कोई भारत से खा रहा है, कोई अमेरिका से खाता है, कोई CIA से खा रहा था, और ये एक वतीरा बन गया, ये एक वहां पे नॉर्मल जिंदगी का एक तरीका बन चुका है। लिहाजा यहाँ पे अब डीलिंग्स वो 100% मॉरलिटी की बुनियाद पे नहीं होंगी, यहाँ पैसे की बुनियाद पे भी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज जैसे हम कहते हैं कि रिकॉग्निशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कंसेंसस का होना। लेट्स से कि इसमें
भारत अपने 2 मोरों को 4 मोरों को पैसे खिला के और उनको तैयार करके कह देता है कि कंसेंसस नहीं करना, और वो किसी चीज पे अकड़ जाते हैं। क्योंकि अभी तो तालिबान ने कायल करना है कि हम जो आइन बनाएंगे वो इस्लामी आइन किस नौइयत का, क्या चीजें होगी, शरीयत कैसी होगी, जो वो समझते हैं। और अगर कहीं कंसेंसस ही ना हुआ, उसी में रुकावटें आ गई, तो वही दरार पड़ जाएगी। रिकॉग्निशन का मसला भी आ सकता है। फिर इनके पास ऑप्शंस हैं कि ये वहां पे जैसे ऑल्दो कहते हैं कि अमरुल्लाह सालेह की कोई बहुत फॉलोइंग नहीं है, लेकिन वहां पे लोगों को पैसे खिला के अमरुल्लाह सालेह को पैसे दिए जा सकते हैं और उसको लगा के पैसे वहां पे लोग खड़े भी किए जा सकते हैं। फिर ये भी एक ऑप्शन इनके पास है कि अगर मामला बिगड़ते नजर आए, क्योंकि आप ये देखिए हमारे ऊपर जब इन्होंने इल्जाम लगाया कि हम अंडर एज लोगों को इसमें अंडर एज बच्चों को हम आर्मी में या अपनी फोर्सेस में देते हैं, और उसका एक उन्होंने चैप्टर खुला रख लिया हमारे लिए कि कल को कोई हमें रगड़ना पड़े वो कर सके। अच्छा, हमने कहा जी हमें कोई मिसाल दें, हम तो ऐसा नहीं करते। लेकिन ये वो चीजें उन्होंने रखी हुई है कि जब भी उन्होंने अगर इस रजीम को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करना, तो वो कोई ना कोई तमाशा ह्यूमन राइट का, खवातीन का कोई ना कोई किस्सा कहीं खोल ले, और उसकी आड़ में वो आपको फिर परेशान कर सकते हैं। और अफगानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त होगी कि लोगों के पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं। गवर्नमेंट इकोनॉमी कैसे चलाए, तनख्वाहें कैसे दे, आगे अपनी वर्किंग कैसे करे। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी गवर्नमेंट बनाई नहीं जो कम से कम डे टू डे वर्किंग कर सके। दूसरी कंसेंसस गवर्नमेंट तो बाद में बनेगी, लेकिन डे टू डे वर्किंग वाली भी गवर्नमेंट चाहिए। तो वो बहुत कुछ है जो एक्सप्लॉइट बाहर से हो सकता है। और एक ये भी ऑप्शन आ सकती है कि अगर ये लोग जो बाहर भाग गए हैं उनको इकट्ठा करके कहीं, तो वो ये कहें कि जनाब ये तो इलेक्टेड थे, तालिबान तो इलेक्टेड नहीं है, लिहाजा में एक एग्जाइल में गवर्नमेंट बना रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इन एग्जाइल बन जाती है तो आप सोचिए कि अंदर कितनी ट्रबल हो सकती है। अमेरिका उनको पैसा लगाना शुरू कर दे, या ये कहे कि जनाब 9.5 बिलियन हम आपको नहीं दे रहे, उस गवर्नमेंट को दे रहे हैं जो इलेक्टेड थी। तो आप सोचिए कि अभी इतना कुछ यहाँ पे खुलने वाला सामने है। मेरी सोच ये कहती है कि ये जो स्पॉयलर्स थे ये इतनी जल्दी हार नहीं मान जाएंगे, उनके स्टेक्स बड़े, उन्होंने पैसा बड़ा लगाया हुआ है। अमेरिका क्वाड बना के यहाँ पे मार रहा है। सर मैं आपकी बात से मार रहा है क्वाड बना के चाइना को कंटेन करने की, और यहाँ उसको खुली छुट्टी दे दे के जो अभी जो मर्जी करते रहो, ये अकल मानती नहीं है। सर देखें, तो वो ये करेंगे, लेकिन फिजिकल में देखें सर, फिजिकल अपीयरेंस दे शुड हैव समथिंग ऑन ग्राउंड। सर देखें, इंडिया लिए क्या कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। इंडिया क्या कर सकता है उनके लिए, जबकि इंडिया इस वक्त टच भी नहीं कर रहा कहीं से अफगानिस्तान को। मेरी बात सुनिए, ये सब कुछ बाहर से होगा। बाहर बैठे हुए लोग बाहर चले गए। आप ये देखिए, अपने मुल्क में देख लें, हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल में करप्शन जो है वो एक वे ऑफ लाइफ बन गया। आप सोचिए कि जहांगीर तरीन इंग्लैंड गया, एक बंदा भी उसको सी ऑफ करने वाला नहीं था। जहांगीर तरीन वापस आया, एक भी अंदाज को लेने वाला नहीं था। जिस दिन उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा और सारी उसके ऊपर कहानी शुरू हुई, 40 लोग उसकी पार्टी में से निकल आए फूल फेंकने के लिए। वाह वाह। आज करप्शन का जिस पे इल्जाम लगेगा उसकी फॉलोइंग साथ हो जाएगी, फौरन बन जाएगी, क्योंकि इट हैज बिकम ए वे ऑफ लाइफ। और यही हाल अफगानिस्तान में है। अब इजाजुल हक को वोट नहीं मिलने इसलिए कि इजाजुल हक के ऊपर करप्शन के इल्जाम नहीं है। जिस दिन मुकदमा चलाएगा इजाजुल हक के पीछे भी फूल पत्तियां फेंकने वाले आ जाएंगे, कहीं उधर लग जाएंगे। तो यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है सोसाइटी की, वहां पे बहुत बुरी तरह होगी। तो यहाँ ये खतरात मौजूद हैं। अच्छा, फिर आप देखिए, तालिबान ने कहा है कि हम करप्शन नहीं होने देंगे। करप्ट सोसाइटी में करप्शन बंद करना सबसे बड़ा जुर्म है। जिस दिन उन्होंने करप्शन करने वाले के साथ किसी के साथ सख्ती की, आप देखेंगे पूरी लोहे जरगा फूल फेंकने के लिए आ जाएंगे। ये इतना बड़ा इशू है सोसाइटी की डिजेनरेशन होना, कि इसको जो हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठ के जो मॉरलिटी इंपोज करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। व्हाट कैन इंडिया डू सर? दो लफ्ज देखिए, इंडिया तो बाहर से पैसा लगाएगा, और इंडिया के जो प्रॉक्सीज मौजूद हैं, ये ब्रिगेडियर इसने फारूक हमीद ने बड़ी अच्छी तरह आपको वाज़ेह भी किया कि वो वहां से लोग भाग नहीं गए, सिर्फ ये हुआ है कि वो अभी चुप हो गए। वो सारे एनडीएस का तबका, अक्सर लोग वहां मौजूद हैं, उनको जब भी एक्टिवेट करना चाहें पैसे लगाएंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि तालिबान आ गए तो सब कुछ खत्म हो गया। तालिबान ने किसी को सजा नहीं दी, कोई जो गद्दार थे उनको एलिमिनेट नहीं किया, जो बाहर की प्रॉक्सीज थी उनको कहा कुछ नहीं।
तो ये लीनियंसी जो है इस रेवोल्यूशनरी सिस्टम में तो ये ज़हर कातिल है। ये तो सारा कुछ एलिमिनेट हुआ होता तो तब। अब इसका सॉफ्ट इमेज तो दुनिया में चला गया, लेकिन जो जहर है वो सारा अंदर मौजूद है कहीं ना कहीं, और वो निकलेगा। जी एजाजुल हक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि जनरल साहब का तज्जिया, मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाह रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखेंगे कि जो करप्ट एलिमेंट था वो इस वक्त बिल्कुल दबक कर बैठ गया। 1-2% लोग भी नहीं थे जिनको ये सारे अशरफ गनी के साथ या एनडीएस में थे, बहुत कम लोग थे। दूसरी बात यह है कि पहला कदम जो तालिबान ने उठाना है ना, उन्होंने सबको डिसआर्म कर देना है एक्सेप्ट फॉर देयर ओन सिक्योरिटी फोर्सेस, जिस तरह माजी में उन्होंने किया था। कर दिया इस उन्होंने। बात का वो अंदिया दे चुके हैं। वो बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप जितना मर्जी पैसा वहां फेंकें, जितनी मर्जी प्रॉक्सीज लगाने की कोशिश करें, किसी की भी नहीं होनी, क्योंकि आप कोई 7 फैक्शन नहीं है, 8 फैक्शन नहीं है कि जिनको आप उभारेंगे और वो आप खड़े हो जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। वहां पे तालिबान की नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक सारे तालिबान है वहां पे। और जो नॉर्दर्न अलायंस में इस दफ़ा उनको वहां जाके खुद इसलिए नहीं लड़ना पड़ा कि वहां के लोग इनके साथ शामिल हो गए, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हो रही थी। एक छोटा सा तबका था जो मौजें उड़ा रहा था, बाकी लोग भूखे मार रहे थे वहां पर। तो आपने देख लिया कि इस वजह से अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जिस तरह की बातें हो रही हैं कि इंडिया क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, अब चाइना ने, रशिया ने, ईरान ने और पाकिस्तान का किरदार है कि हम वहाँ किस तरह से अमन कायम करें, किस तरह से उनको सपोर्ट करें और किस तरह से इन लोगों को मौका ना दें कि ये अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए वहाँ पर एक दो फिर वहाँ खाना जंगी करवाने की कोशिश करें, क्योंकि उसका सारा स्पिल ओवर है वो पाकिस्तान के अंदर होगा। तो अब ये हिकमत अमली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की है कि वो किस तरह से आगे चलते हैं। पहली बात तो ये करनी चाहिए कि ये लोग जो अभी आपने देखा कि जी को कह रहे हैं पार्टी लेके जाओ, कोई बोल नहीं रहा। इमरान खान साहब को चाहिए कि एक एपीसी बुलाएं और पहले फैसला करेंगे। ये फैसला हुकूमत और काबीना ने करना है, ये फैसला नवाज शरीफ ने और बिलावल भुट्टो ने बैठ के नहीं करना। हाँ, उनको एपीसी बुलाएं, स्टेक होल्डर्स को वहां बैठाएं, आर्मी चीफ एपीसी या पार्लियामेंट को बुलाएं, उनको ब्रीफ करें। उनको ब्रीफ करने के बाद आप बताएंगे जी ये फैसला हमने करना है और या फैसला हमने नहीं करना, उनका भी इनपुट लें वहाँ पे। जब ये सारे स्टेक होल्डर बैठे होंगे तो वहाँ पे ये इतना बोलते नहीं है, ये पब्लिक में कुछ और बोलते हैं, वहाँ अंदर जाके जब मीटिंग हो रही होती है वहाँ कोई और बातें सर, वहाँ कोई ये तारीफें करते हैं एजाजुल हक साहब। वाह वाह वाह, क्या तारीफें सर। वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोगों ने मुझे फोन किया, वो बेचारे हंस रहे, वो कहते हैं हम तो हैरान हो गए कि ये वही शहबाज शरीफ हैं। कहते हैं बहुत हमें हैरत के समंदर में चले गए हम कि ये वही नून लीग है जो बाहर कुछ और कहती है और अंदर जाके तो इन्होंने बिल्कुल नक्शा ही बदल दिया था। इमरान, मैं ऐड करूं कुछ? फौरी तौर पर ये मीटिंग बुलानी चाहिए सर ज़रूर, लेकिन मैं एक सेकंड जरा मैं जनरल साहब मुझे एक छोटी सी चीज़ आप बताएं, मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जा रहा हूँ। ये जो इमरान खान साहब एक कांस्टेंट अपना मौक़िफ़ रखा 20 साल तक, इसको कैश कर सकते हैं आज प्राइम मिनिस्टर? देखिए कर तो सकते हैं, लेकिन हमें दूसरी चीज़ों को भी, आपको भी याद होगा बात चीज़ें डिस्कस हुई थी। जो देखिए ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पहले दिन वो बात की हो और वो 20 साल बाद साबित हो गई हो। ये एक अकेले आपके प्राइम मिनिस्टर का है। बड़ी हैरानी की बात है कि अफगानिस्तान में मैं आज एक प्रोग्राम में था, वहां पे कोई इरफान यार को डायरेक्टर है उनके फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के और बड़ा पढ़ा लिखा, वो कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान को अपने तौर तरीके बदलने होंगे, हमारे सारे मसाइल पाकिस्तान ने पैदा किए। आप इमेजिन करें कि एक नैरेटिव जो इमरान खान अकेले का था कि जनाब ये मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, और वही मुल्क के बारे में वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारा हर दुख जो है वो इन्होंने क्रिएट किया। मैं तो बड़ा हैरान हुआ जब पढ़े लिखे आदमी को जो बड़ा और उसको कोई नजर नहीं। मैंने उसे कहा कि ये मुझे बताओ कि भारत इतना पैसा जो वहां पे लगा रहा था, उसको अफगानिस्तान से क्या मोहब्बत थी? अपने मुल्क के मुसलमानों को तो उसने जलील करके रख दिया, उनको सड़कों पे लिंचिंग होती है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारे साथ उनको नहीं, वो इसलिए है, वो पैसा उसने लगाया है, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? क्या देते हो तुम लोगों ने? लेकिन ये इंटरनेशनली एक ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ है। अमेरिका में कई सेनेटर्स डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी शिकस्त जो है वो इसलिए हुई है कि तालिबान सर्वाइव किए हैं इनकी पाकिस्तानियों की वजह से, एज ए पाकिस्तान वाज द सुपर पावर। और ये सिर्फ मतलब एक स्केपगोट वाला मसला है कि आपको पकड़ा है।
क्या सर लेकिन हमारे ईरान मौक़िफ़ की ने जीत हुई है, क्या प्राइम मिनिस्टर के मौक़िफ़ की जीत हुई है, 20 साल पुराना मौक़िफ़ है सर। जीत हुई है, लेकिन उस पे तवज्जो नहीं है। ये जो मसला है, पहले तो इसको काउंटर करना है, क्योंकि देखें सरहदें मिलती हैं चाइना की भी, रशिया की भी, ईरान की। तो पाकिस्तान पे इल्जाम कैसे, क्यों ईरान क्यों नहीं कर सकता मदद, या रशिया क्यों नहीं कर सकता? उधर बात की नहीं, उसकी बात ही कोई नहीं करता, सिर्फ इस वजह से कि ईरान पे सैंक्शन लगी है, उसका मजीद क्या करेंगे? रशिया को वैसे और मजीद कुछ नहीं कर सकते। चाइना जो है वो आंखें दिखाता है, ले दे के एक रह जाता है मस्कीन पाकिस्तान, आप उसको दबा रहे हैं। तो वो जो असल जो इमरान खान ने कहा, जिसमें जो आप कह सकते हैं कि जी उसमें कोई दूरंदेशी थी, विजडम थी, जो दुनिया को समझनी चाहिए अभी, उसकी बजाय उल्टा इल्जाम तराशी, और वो वहां पे सेनेटर मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए। तो ये अलमिया है कि हमारा नैरेटिव नहीं बिकता, हमारी वो उतनी मैं समझता हूँ रीच नहीं है हमारी शायद, या हम इतना ओपनली बात नहीं करते। ये एक दुख है जिसकी वजह से आप इमरान खान के नैरेटिव का जो कह रहे हैं वो कैश नहीं हो सके, अनफॉर्चुनेटली। ब्रिगेडियर साहब दो वजूहात है इसकी। सर मैं एक मिनट सर, ब्रिगेडियर साहब को जरा मौका दें 2 मिनट, फिर आपके पास आ रहा हूं सर। जी ब्रिगेडियर साहब। ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब तालिबान और इंडिया के आप फ्यूचर रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो पहले तो ये इतनी जल्दी नहीं है कि इंडियंस जो है, क्योंकि वो भी स्टेट ऑफ शॉक में है कि ये हुआ क्या सारा, कि वो बहुत जल्द कोई किसी तरह को फैसला करेंगे टू रिकग्नाइज जो भी ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनती है तालिबान की आने वाले दिनों में, नॉट एक्सपेक्टेड कितनी जल्दी वो करेंगे। लेकिन तालिबान जो है वो इस बात पे कन्विंस हो गए कि इंडियंस जो है इन पर रिलाई नहीं किया जा सकता, ये उनके खैर खा नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि चंद दिन पहले, ये चंद हफ्ते पहले, आपको मालूम है कि कैसे अशरफ गनी और अफगान नेशनल आर्मी को प्रॉप अप करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए कैसे जहाज़ों की एयरलिफ्ट हुई थी, जिसमें वेपन जो एमुनिशन है वो इंडियंस ने एयरलिफ्ट किया था कंधार में और काबुल में। सर अटलरी शेल भेजे थे 40-40 टन के, एक कंधार में और एक काबुल में। जी, और मुझे याद है कि उस वक्त उनके स्पोक्समैन ने कहा था कि ये हम इट इज एन अनफ्रेंडली एक्ट। जारी बात तालिबान को मारने के लिए भेजा था ना जी, वो एमुनिशन के अफगान नेशनल आर्मी इनको मारे। सो वो उनके ज़हन में वो बात है। सर वो तो चले ही नहीं, शेल्स वहीं पड़े हुए हैं। जी नहीं, लेकिन एक्शन तो हो गया ना, तो वो देख लिया गया। इंपॉर्टेंट दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे बात हुई टीटीपी की, दाइश की। दाइश जो है वो भी, उसको भी क्रिएट किया अमेरिकन CIA और रॉ और NDS ने मिलके। अब दाइश जो है उनकी आइडियोलॉजिकल बिल्कुल ऑपोजिट है टू दी तालिबान, और इंडियन उनको सपोर्ट करते हैं, तो लिहाजा उस दाइश को भी डिसआर्म करना है। फिर उसके बाद यहाँ बात होनी चाहिए PTM की, सो कॉल्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसको अगेन वाया अफगान सॉइल इंडियंस करते रहे हैं, रॉ NDS और प्रॉब्ली CIA ऑल्सो, ये सब लोग इन्वॉल्व। सर वो तो गनी के जाने पे यतीम हो गए, उनके बारे में तो ट्रेंड चल रहे हैं कि वो बेचारे यतीम हो गए। प्रॉब्लम ये है कि तालिबान को ये तमाम चीजें मालूम है कि इंडियंस क्या डर्टी गेम खेलते रहे अफगानिस्तान की सरजमीन से। तो अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, दे हैव नो चॉइस बट टू इंश्योर कि ये तमाम एक्टिविटीज दे कम टू अ हॉल्ट। और जो डिसआर्म करने की बात की है, बिल्कुल उनको TTP को भी डिसआर्म करना पड़ेगा, दाइश को भी डिसआर्म करना पड़ेगा। TTP के बारे में तुमके स्पोक्समैन ने बड़ा क्लियरली कहा था कि फ्रीडम फाइटर तो हम हैं, जो अफगान तालिबान ये तो दहशतगर्द है जो पाकिस्तान में जाके हमले करते हैं। कहने का मेरा पॉइंट ये, इतनी आसानी से अगर इंडियन पेशकश भी करते हैं तालिबान को कि किसी तरह हमें दोबारा कोई वो फुटहोल्ड मिल जाए अफगानिस्तान में, इनको पैसे देके तालिबान को पेशकश नहीं करेंगे जी। इट इज नॉट तालिबान का माइंड तो वो जानते हैं, दाइश अमेरिका ने क्रिएट की थी, क्या वो तालिबान के थ्रू ऑपरेट करेंगे दाइश को? उनके डायरेक्ट लिंक्स हैं। ये जो लीडर हैं इट्स अपॉन तालिबान के वो इन ग्रुप्स को कैसे हैंडल करते हैं। सर इसका मतलब है तालिबान की लड़ाई, इसका मतलब है कि तालिबान की लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये इट्स स्टिल गोइंग ऑन, उनको लड़ना है अभी। मैं यही कह रहा हूं, देखिए ना दाइश है वहां पे, एक सेकेंड, दाइश जो है वहां पे वो लोग हैं जो चेचनिया से और दागिस्तान से, रशिया से ये गए थे, जाके शाम में लड़े रशिया और ईरान के अगेंस्ट, वहां शिकस्त हो गई, ये अफगानिस्तान में आके बैठ गया और अमेरिका ले गया, यहाँ पे अभी वो मौजूद है। इसी तरह ईरानियन बलोचिस्तान से सुन्नी गए थे, वो दाइश में शरीक हो गए, वहां शिकस्त हुई, वो भी वापस आ गए। ये 2015 में जब ये वाकयात हुए हैं, तो तब ईरान और रशिया ने अपनी पॉलिसीज बदली, क्योंकि उनको समझ लग गई कि ये किसी न किसी वक्त ये लोग लॉन्च होंगे, क्योंकि रशिया वालों ने फिर रशिया में आना है,
ईरानी बलूचिस्तान वाले जो फिर ईरान में जाएंगे, और जिस दिन अमेरिका ने इनको इकट्ठ करके धक्का लगाया तो वहां तूफान मचेगा। तो ये पॉलिसी में तब्दीली उस वक्त आई। अब वो कुछ तालिबान के ताबे थोड़ा थे दाइश वाले, या तालिबान के ताबे आज होंगे। अगर वो उनको ऑपरेट करवा रहा है अमेरिका तो वो कोशिश करेगा। बात यह है कि खुदा करे कि ये चीजें ना हो, लेकिन ये खतरा मौजूद है। क्विकली मैं ऐड ये करना चाहता हूं कि जब उनकी एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाती है, उनका कंट्रोल हो जाता है, अफगानिस्तान पे अब कंसोलिडेट हो जाता है, फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है तालिबान गवर्नमेंट की कि दे हैव टू इंश्योर कि वो ट्रेनिंग कैंप्स जो टीटीपी के हैं, जो दाइश के एग्जैक्टली, नाउ इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी। पाकिस्तान सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकता है। हमने ना अफगानिस्तान में कभी मुदाखलत करना चाहिए और ना हमारी ये पॉलिसी है। इजाजुल हक साहब, फाइनल मिनट सर, आपके पास कुछ पॉइंट थे देने के लिए, क्विकली सर। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हमारा नैरेटिव जो नहीं बिक रहा, जिसके बारे में बात हुई, जनरल साहब ने भी कहा। एक तो जो वाशिंगटन के अंदर इंडिया की लॉबी है, इजराइल के बाद वो सबसे बड़ी है, और अब इजराइल और इंडिया की एक ही लॉबी आप समझ लें। दूसरा ये कि जो वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। इन्होंने ये समझाया कि जितनी इनकी पिटाई हुई है उसके पीछे पाकिस्तान है। इंडिया ने भी ये बावर करवाने की कोशिश की और अमेरिका के कान भरता रहा, और अमेरिका में भी जाके ये भी बोला उन्होंने कि ये पाकिस्तान कर रहा है। यही वजह थी जिसकी वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्रिएट की गई। ये सारा NDS, CIA, रॉ, मुसाद का ये एलिमेंट था जिसने ये सारा किया। और 80,000 जो जानें हमने यहाँ पर दी, 7,000 अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद हुए। ये सिर्फ इसी वजह से था कि अमेरिका चाह रहा था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके पाकिस्तान की अटेंशन को डाइवर्ट कर दे। वो समझ रहे थे कि जितनी पिटाई उनकी हो रही है शायद पाकिस्तान वो कर रहा है, बल्कि इसका उल्ट था। पाकिस्तान ने उनको हेल्प करने की कोशिश की। आखिर तक वो अशरफ गनी के साथ एंगेज रहे और अमेरिकन के साथ एंगेज रहे। दोहा टॉक्स में पाकिस्तान जो है उन्होंने पूरा जोर लगाया। यहाँ कई मुलाकातें हुई, मरी में मीटिंग हुई एक ब्रॉड बेस जिसमें हिकमत यार सब आए हुए थे। उसके बाद जितनी दोहा के अंदर टॉक्स हुई सारी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट करवाई। इसके बावजूद जो बुरा है वो पाकिस्तान है, जो सैंक्शन लगानी है पाकिस्तान पे लगाओ, जो मतलब के मुसीबत खड़ी करनी है वो पाकिस्तान के लिए करो। इस बात पे अफसोस होता है हमें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह करे जो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं वो इस खित्ते के लिए और ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन का बायस हों, खुशहाली का बायस हों। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।